जय हिंद। आज हम आप लोगों को लेकर आए हैं क्लास ट्वेल्थ के बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। देखिए, यह जो है यूपी बोर्ड के लिए है। तो देखिए बच्चा, इसके हमने क्या किया है, 2 भाग को हम पीछे बता दिए हैं। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, भाग 3 अर्थात पार्ट 3 हम आज आप लोगों को लेकर आए हैं। तो देखिए पार्ट 3 में क्या क्या होते हैं और इनके फिगर जो होते हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो आइए देखते हैं क्या कि बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर का भाग 3 यानी पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन का तीसरा पार्ट क्या है। तो आइए देखते हैं। देखिए क्या है तीसरा पार्ट कि स्त्री जननांग या फिर जायांग। देखिए बच्चा, होता क्या है ये, यानी गाइनोसियम और पिस्टिल, ये इसका क्या है, अंग्रेजी नाम है। अर्थात स्त्री जननांग या जायांग के बारे में हम क्या करेंगे, आज चर्चा करेंगे। जैसे हमने क्या किया था वहाँ पर नर जननांग या फिर पुमंग को हमने क्या किया था, पढ़ा था पिछले वीडियो में। आज हम क्या करेंगे, स्त्री जननांग या फिर जायांग के बारे में पढ़ा जाएगा। तो देखिए पहले इसका परिचय क्या लिखेंगे, स्त्री जननांग या जायांग की संरचना यानी स्ट्रक्चर ऑफ गाइनोसियम। देखिए क्या होता है इसका स्ट्रक्चर, तो यही है कि स्त्री जननांगों को, देखिए स्त्री जनन अंगों को ही क्या बोलते हैं, जायांग बोलते हैं। यानी स्त्री के जो जनन अंग हैं उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, जायांग कहते हैं। यह एक या एक से अधिक अंडकों से मिलकर बनता है। देखिए इसमें क्या होते हैं ना कि स्त्री जायांग में अंडक पाए जाते हैं जो एक से अधिक या फिर एक से मिलकर क्या होते हैं, मिलते हैं यानी बनते हैं। यह एक क्या होता है, प्रारूपिक अंडक है जिसमें 3 भाग दिखाई देते हैं। देखिए जो क्या है, यह एक तरह से क्या है, प्रारूपिक अंडक है जिसमें क्या होंगे, 3 भाग दिखाई देता है। जिसमें पहला होता है अंडाशय, दूसरा वर्तिका और सबसे जो शीर्ष पर आता है वो वर्तिकाग्र होता है। जैसे देख लेते हैं एक बार संरचना में कि जैसे ये यहाँ पर क्या हो जाएंगे, इसके अंडक अगर हो गए तो अंडक से फिर ऊपर जो जाएगा वो भाग क्या कहलाएगा, वर्तिका। और वर्तिका के शीर्ष को ही क्या बोला जाता है, वर्तिकाग्र। यानी ये क्या होगा, अंडाशय, ये क्या हो जाएगा, वर्तिका, और ये हो जाएगा वर्तिकाग्र। तो देखिए इसका फिगर हम अभी दिखा रहे हैं आप लोगों को। इसी तरह होते हैं, यानी जो किसी भी पुष्प का एक प्रारूपिक अंडक है वो कितने भागों में बटा है, तो 3 भागों में। जिसका पहला क्या होता है, अंडाशय यानी ओवरी, दूसरा जो होता है उसका वर्तिका यानी स्टाइल, और तीसरा जो होता है वर्तिकाग्र अर्थात स्टिग्मा। आधार का भाग क्या होता है, आधार का फूला हुआ भाग ही क्या कहलाता है, अंडाशय या फिर ओवरी कहलाता है। यानी जो आधार से जो नीचे जो होगा वो कैसा होगा, फूला हुआ भाग होगा, और फूले हुए भाग को ही क्या कहते हैं, ओवरी कहते हैं। इसमें एक या एक से अधिक गोल सी क्या होती है, संरचना होती है। यानी इसमें एक या एक से जो अधिक जो होती है गोल सी संरचना होती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, बीजांड या फिर ओवुल कहते हैं। निषेचन के बाद, देखिए बच्चा, निषेचन के बाद बीज में विकसित हो जाता है। यही बीजांड किसमें, निषेचन के बाद यही बीजांड किसमें विकसित हो जाते हैं, तो बीज में विकसित हो जाते हैं। अंडाशय से लगी हुई एक पतली तथा वृंत के समान वर्तिका या फिर स्टाइल होती है। देखिए अंडाशय से जो ऊपर एक पतली संकरी नुमा संरचना होती है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, वर्तिका या फिर स्टाइल। वर्तिका के शीर्ष पर गोल चिपचिपा वर्तिकाग्र, जिसको क्या बोलते हैं, स्टिग्मा होता है। परागण के समय, देखिए परागण के समय परागकण सर्वप्रथम वर्तिकाग्र से ही चिपकते हैं। स्त्री युग्मकोदभिद बीजांड के अंदर भ्रूण कोष के रूप में क्या हो जाते हैं, विकसित हो जाते हैं।
अर्थात देखिए ये क्या बोला है कि जो सबसे ऊपरी भाग जो होता है वो कैसा होता है, तो वर्तिकाग्र होता है, जो परागकण के समय परागण के समय परागकण को क्या करता है, सर्वप्रथम वर्तिकाग्र से ही आकर क्या हो जाते हैं, चिपकते हैं। और ये चिपकने के बाद स्त्री युग्मकोदभिद बीजांड के अंदर भ्रूण कोष के रूप में क्या होने लगते हैं, तो विकसित हो जाता है। अर्थात ये क्या हो जाते हैं, भ्रूण कोष के रूप में ये क्या हो जाते हैं, विकसित हो जाते हैं। देख लीजिए जैसे एक प्रारूपिक अंडक का जो फिगर है वो कि जो सबसे नीचे जो भाग होता है, यानी जो सबसे निचला भाग जो होता है जिस पर ओवरी टिका रहता है, यानी ओवरी क्या होता है, आकर बैठा है, उसे क्या बोलते हैं, थैलेमस। अर्थात इसको बोला जाता है थैलेमस। थैलेमस का हिंदी होता है पुष्पासन, यानी पुष्प जिस पर आकर बैठ जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, थैलेमस कहते हैं। थैलेमस ही क्या होता है, किसी भी पुष्प का जो होता है नीचे का गद्दे नुमा संरचना होती है और उसी पर ओवरी आकर क्या होती हैं, इसकी टिकी रहती है। यानी पुष्प का समस्त भाग किस पर आकर टिका रहता है, तो उसके थैलेमस पर। यानी थैलेमस का मतलब क्या हो जाएगा, पुष्पासन। पुष्पासन से थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो एक संरचना आता है जो क्या होता है, गोल सी संरचना होती है जिसे क्या बोलते हैं, ओवरी। और ओवरी के अंदर क्या पाए जाते हैं, तो ओवल यानी बीजांड, यानी एक या एक से अधिक बीजांड पाए जाते हैं। और इसी ओवरी के ऊपर जाएंगे तो एक संकरी नुमा क्या होती है, पतली तो नली होती है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्टाइल। यही स्टाइल में क्या होता है, निषेचन की क्रिया होती है, यानी पर। और ये जो सबसे लास्ट वाला जो भाग होता है जिसे क्या बोलते हैं, स्टिग्मा अर्थात वर्तिकाग्र। तो देखिए वर्तिकाग्र से क्या होते हैं, परागकण आकर यहाँ पर चिपकते हैं और चिपक कर कहाँ आ जाते हैं, स्टाइल में। और स्टाइल में क्या हो जाते हैं, निषेचन की क्रिया होती है। तो ये क्या था, एक प्रारूपिक अंडक की संरचना थी। अब आइए आगे देखते हैं। तो देखिए बच्चा, अब देखा जाएगा बीजांड या गुरु बीजाणु धानी। तो ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बीजांड या गुरु बीजाणु धानी जो है हर साल आता हुआ क्वेश्चन है, यानी इससे कुछ न कुछ जरूर पूछता रहता है क्वेश्चन। तो देखिए एक पूर्ण विकसित बीजांड या गुरु बीजाणु का अनुदैर्घ्य काटने पर बीजांड वृंत यानी फनिकल द्वारा प्लेसेंटा या बीजांडासन से जुड़ा हुआ दिखाई देता है। देखिए क्या कह रहा है कि एक पूर्ण विकसित बीजांड या गुरु बीजाणु धानी का अनुदैर्घ्य काटने पर बीजांड वृंत द्वारा प्लेसेंटा या बीजांडासन से जुड़ा हुआ क्या करता है, दिखाई देता है। जिस स्थान पर बीजांड वृंत बीजांडासन से जुड़ा होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, नाभिका या फिर हाइलम कहते हैं। यानी यह क्या होता है, जिस स्थान पर बीजांड वृंत तथा बीजांडासन से क्या हो, बीजांड वृंत बीजांडासन से जुड़ा होता है उसे क्या बोला जाता है, तो हाइलम कहते हैं। और देखिए प्रतिरूप या उल्टे बीजांड में, प्रतिरूप या उल्टे बीजांड में बीजांड वृंत, देखिए प्रतिरूप या उल्टे बीजांड में बीजांड वृंत बीजांड के साथ साथ चलकर एक उद्रेक बनाता है जिसे रेफी कहते हैं। यानी ये क्या कहलाता है, तो रेफी कहलाता है। बीजांड का मुख्य शरीर बीजांड काय यानी न्यूसीलस कहलाता है। यह आच्छदों से घिरा होता है। यह क्या होता है, तो आच्छदों से घिरा होता है जिन्हें अध्यावरण कहते हैं। और इनके अनुसार बीजांड क्या होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। और तीनों के नाम जो है द्विअध्यावरणीय, एक अध्यावरणीय और अध्यावरणहीन। यानी एक में क्या हो गए, 2 अध्यावरण यानी 2 अध्यावरण यानी दो लेयर होंगे। दूसरा कह रहा है कि 1 लेयर होगा। और तीसरे में क्या होते हैं कि अध्यावरणहीन होता है। यानी ये बीजांड में जो 3 प्रकार के जो पाए जाते हैं वो कितने हैं, तो ये तीनों हैं। देखिए बच्चा, एक जो है गुरु बीजाणु धानी का अनुप्रस्थ जो काट है यही है कि यहाँ पर जो होते हैं दोनों मिलते हैं तो उसे ही को या क्या बोल देते हैं, तो हाइलम। एक होता है यहाँ पर क्या हो जाते हैं, माइक्रोपाइल। इसके बाद इंटीगुमेंट,
चालाजा जो होता है, इसके बाद न्यूसिलस, इन सब के बारे में जो अभी हम पीछे बता रहे थे, तो यही क्या है, एक प्रारूपिक बीजांड का लंब सेक्शन भ्रूण कोश। यानी देखिए ये एक लंब सेक्शन, ये इसका अनुप्रस्थ काट का ये फिगर है, अर्थात यही क्या है, एक प्रारूपिक बीजांड का अनुप्रस्थ काट का फिगर। देखिए इसकी किताब में जैसे ये फिगर दिया है कि एक प्रारूपिक बीजांड का लंब सेक्शन यानी अनुप्रस्थ काट, और ये जो है भ्रूण कोश का क्या है, फिगर है। दोनों फिगर को आप लोग क्या करिएगा, ध्यान से ज़रूर बना लीजिएगा, क्योंकि दोनों फिगर क्या हैं, इम्पॉर्टेंट हैं। तो इन दोनों को फिगर को बना लीजिएगा। देखिए इसी के बाद क्या दिया है कि बीजांड का जो न्यूसिलस का क्या होता है, आधार, जहाँ से अध्यावरण क्या होते हैं, निकलते हैं। देखिए इंस्ट्रूमेंट दिया है ना, इंटीगुमेंट, तो यही है, यहीं से क्या होता है, ये निकलते हैं। और चलाजा यानी निभाग कहलाता है, जो निकलते हैं अध्यावरण, तो यह क्या है, बीजांड काय का आधार जहाँ से अध्यावरण निकलते हैं निभाग कहलाता है। क्या कहलाता है, तो निभाग कहलाता है। और अध्यावरण के आधार पर एक छोटा सा छिद्र होता है जिसे क्या बोलते हैं, बीजांड द्वार। अर्थात ये देखिए छोटा सा जो छिद्र है उसे क्या बोलते हैं, बीजांड द्वार या फिर माइक्रोपाइल कहते हैं। बीजांड काय या न्यूसेलस में बीजांड द्वार की ओर एक दबी हुई अंडाकार रचना होती है जिसे क्या बोलते हैं, भ्रूण कोश यानी एम्ब्रियो सेक। यानी यही क्या है, देखिए एम्ब्रियो सेक यानी इसी को क्या यही है, यही भ्रूण कोश को क्या किया गया है, एक बड़ी संरचना के रूप में बनाया गया है। यानी लंब काटने, जब किसी भी प्रारूपिक बीजांड का जब लंब सेक्शन करते हैं लंबवत, तो उसमें जो भ्रूण कोश दिखाई देता है, तो ये छोटा सा है, इसी का ये क्या किया है, बड़ा कर दिया है। तो देखिए क्या कहलाता है, भ्रूण कोश कहते हैं। यह मादा गैमीटोफाइट या युग्मकोद्भिद को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। यानी ये क्या थे, गुरु बीजाणुधानी या फिर एक बीजांड का लंबवत सेक्शन यानी उसका फिगर। अब देखिए बीजांड के प्रकार, देखिए बच्चा बीजांड के जो प्रकार होते हैं, तो बीजांड के जैसे ये फिगर है, जैसे एक होता है आर्थोट्रोपस, एनाट्रोपस, हेमिटोट्रोपस। तो देखिए ये तीनों होते हैं, और भी 2-3 हैं, तो उनको भी दिखा देते हैं। जैसे ये फिगर में है, फिगर को आप लोग देख लीजिएगा ध्यान से, तो इसके बाद इसका क्या कर देंगे, हम व्याख्या भी कर देंगे। तो फिगर में जैसे यहाँ पर जो छिद्र हैं यानी ये खुला हुआ है, तो इसे क्या बोलते हैं, फॉनिकल। और चलाजा यानी निभाग, और बीच में क्या पाया जाता है, तो एम्ब्रियो सेक यानी भ्रूण कोश। और ये दोनों जो छोटा सा छिद्र होता है जिसमें से क्या होते हैं, अध्यावरण निकलते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइल या फिर बीजांड द्वार। तो आइए अब आगे देखते हैं। देखिए 3 उधर फिगर थे और 3 इधर, तो देखिए 6 फिगर हो गए हैं। अब 6 को क्या किया जाएगा, एक एक का व्याख्या किया जाए। जैसे में आपको दिखाया गया है आर्थोट्रोपस, तो आर्थोट्रोपस होता क्या है, तो इस प्रकार का बीजांड सीधा होता है, अर्थात इसमें बीजांड द्वार, निभाग तथा बीजांड वृंत तीनों एक ही लाइन में होती हैं। देखिए यानी माइक्रोपाइल, चलाजा और फनिकल क्या होते हैं, तीनों एक ही लाइन में पाई जाती हैं। इसी को क्या बोला जाता है, तो आर्थोट्रोपस। देखिए जैसे ये है कि तीनों क्या है, एक ही लाइन में पाए गए हैं। माइक्रोपाइल, चलाजा और फनिकल तीनों क्या है, एक ही लाइन में है, तो इसलिए यह क्या है, आर्थोट्रोपस है। दूसरा क्या कह रहा है, एनाट्रोपस।
दूसरा है एनाट्रोपस, यानी इसमें बीजांड क्या होता है, उल्टा होता है। यह बीजांड वृंत के अधिक वृद्धि करने के कारण होता है, जिससे बीजांड द्वार नीचे की ओर बीजांड वृंत के पास आ जाता है। इसमें केवल बीजांड द्वार तथा निभाग एक ही सीध में होते हैं, जैसे सेम हुआ, चना हुआ या फिर मटर हुआ। इसी को क्या बोला जाता है, तो एनाट्रोपस। इसमें देखिए जैसे ये है इसका फिगर कि इसमें क्या बोला है कि बीजांड द्वार और निभाग क्या हो जाते हैं, एक सीध में आ जाते हैं। इसी तरह सी नंबर क्या कह रहा है कि हेमीट्रोपस। हेमीट्रोपस क्या होता है, इस प्रकार के बीजांड में बीजांड द्वार तथा निभाग एक सीधी क्षैतिज रेखा में क्या हो जाते हैं, स्थित होते हैं तथा बीजांड वृंत बीजांड के पास एक समकोण बनाता हुआ जुड़ा रहता है। देखिए जैसे इसका एग्जाम्पल होगा रेननकुलस। देखिए इसका जो फिगर है ये कि हेमीट्रोपस का क्या बोला था कि इसका बीजांड द्वार और जो निभाग है वो क्या हो गए, एक क्षैतिज रेखा में क्या हो जाते हैं, आकर जुड़ जाते हैं। यही न दिया था कि बीजांड, देखिए बीजांड द्वार और निभाग एक सीधी क्षैतिज रेखा में क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। इसके बाद आते हैं चौथा नंबर कंपाइलो यानी डी नंबर कंपाइलोट्रोपस। इस प्रकार का बीजांड कुछ मुड़ा हुआ होता है, यानी इस प्रकार का बीजांड क्या होता है, कुछ मुड़ा हुआ होता है। इसके फलस्वरूप बीजांड द्वार तथा निभाग दोनों एक सीधी रेखा में न होकर बीजांड वृंत के समीप आ जाते हैं। देखिए ये क्या हो जाते हैं कि बीजांड द्वार और निभाग दोनों एक सीधी रेखा में न होकर बीजांड वृंत के क्या हो जाते हैं, समीप आ जाते हैं, यानी माइक्रोपाइल के समीप आ जाते हैं, जैसे केपीरीडेसी या केनोपोडिएसी ये होते हैं। इसके बाद पांचवा नंबर है एम्फीट्रोपस। ये क्या होता है, इसमें बीजांड अनुप्रस्थ अवस्था में बीजांड वृंत के साथ समकोण बनाता है तथा भ्रूणकोश घोड़े की नाल के समान क्या हो जाता है, मुड़ जाता है। यानी ये क्या हो जाता है, इसमें बीजांड जो होता है अनुप्रस्थ अवस्था में बीजांड वृंत के साथ क्या बनाता है, समकोण बनाता है तथा भ्रूणकोश घोड़े की नाल के समान क्या हो जाता है, मुड़ जाता है। जैसे संतरा, नींबू, नारंगी ये सब क्या हैं, एम्फीट्रोपस के एग्जाम्पल हैं। इसके बाद आता है इसके बाद छठवां नंबर जो है सर्सिनोट्रोपस। यानी देखिए सर्सिनोट्रोपस क्या होता है, इस प्रकार के बीजांड में बीजांड वृंत लंबा होकर बीजांड को चारों ओर से क्या कर लेता है, घेर लेता है। जैसे में नागफनी तथा कैक्टेसी का क्या होता है, ये जो होते हैं इनके जो बीजांड होते हैं वो क्या होते हैं, तो सर्सिनोट्रोपिस होते हैं। अर्थात इस प्रकार के बीजांड में बीजांड वृंत क्या हो जाता है, बहुत लंबा होकर बीजांड को चारों तरफ से क्या कर लेता है, घेर लेता है। अब आइए अगला हेडिंग देखते हैं, गुरु बीजाणु जनन। तो देखिए गुरु बीजाणु जनन होते क्या हैं, तो गुरु बीजाणु मातृकोशिका से अर्धसूत्री विभाजन के बाद, देखिए गुरु बीजाणु मातृकोशिका से अर्धसूत्री विभाजन के बाद गुरु बीजाणु बनने की क्रिया को गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। यानी ये क्या कह रहा है कि गुरु बीजाणु मातृकोशिका से अर्धसूत्री विभाजन के बाद गुरु बीजाणु बनने की क्रिया को ही क्या कहते हैं, गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। बीजांड का परिवर्धन, यानी जो बीजांड का विकास होता है, जहाँ परिवर्धन होता है यानी बढ़ते हैं, बीजांडासन की सतह पर एक छोटे से शंक्वाकार उभार के रूप में होता है। इस उभार की समस्त कोशिकाएं एक ही प्रकार की तथा मेरिस्टेमी होती हैं। यानी इस उभार की जो समस्त कोशिकाएं क्या होती हैं, एक ही प्रकार की तथा मेरिस्टेमी होती हैं। उभार तेजी से वृद्धि करके क्या करती हैं, कोशिकाओं की एक संहति बनाती है, जिसे न्यूसेलस या बीजांडकाय या प्रारंभिक गुरु बीजाणु धानी कहते हैं। देखिए एक भ्रूणकोश या स्त्री युग्मकोदभित का क्या है, ये पूरी तरह से उसका परिवर्धन है। अब आइए आगे देखते हैं मादा युग्मकोदभित या फिर भ्रूणकोश।
क्या होते हैं, मादा युग्मकोदभिद या फिर भ्रूण कोश। देखिए, क्रियाशील गुरु बीजाणु जनन कोशिका मादा युग्मकोदभिद की प्रथम कोशिका है। यानी क्रियाशील गुरु बीजाणु जनन कोशिका मादा युग्मकोदभिद की क्या होती है, प्रथम कोशिका होती है। यह अर्धसूत्री विभाजन द्वारा 4 अगुणित गुरु बीजाणु कोशिकाएं बनाती हैं। देखिए, यह अर्धसूत्री विभाजन द्वारा क्या करती है, 4 अगुणित गुरु बीजाणु कोशिकाएं बनाती है। इनमें से सबसे नीचे की कोशिका आकार में क्या हो जाती हैं, बड़ी होकर सक्रिय गुरु बीजाणु कोशिकाएं बनाती हैं और ऊपर की शेष तीनों कोशिकाएं विघटित हो जाती हैं। वास्तव में गुरु बीजाणु कोशिकाएं युग्मकोदभिद की क्या होती है, प्रारंभिक अवस्था को प्रदर्शित करती हैं, जबकि गुरु बीजाणु जनन कोशिकाएं युग्मकोदभिद के साथ अंतिम जनन कोशिकाएं बीजाणुदभिद की अंतिम रचना है। अतः गुरु बीजाणु कोशिकाओं के साथ जनन अवस्था क्या हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं और युग्मकोदभिद की क्या हो जाती हैं, युग्मकोदभिद प्रारंभ हो जाता है। यानी युग्मक का बनना क्या हो जाता है, यहाँ पर प्रारंभ हो जाता है। और क्या समाप्त हो जाता है, तो गुरु बीजाणु कोशिकाओं की जनन अवस्था यहाँ पर समाप्त हो जाती है। जैसे में एक मादा युग्मकोदभिद या भ्रूण कोश के परिवर्धन के विकास की जो प्रारूप होती है, ये होता है, जैसे में आप लोग फिगर देख सकते हैं। क्या है कि मादा युग्मकोदभिद या भ्रूण कोश के परिवर्धन की विभिन्न जो प्रावस्थाएं होती हैं, ये क्या है, विस्तृत रूप से दिया गया है कि मादा युग्मकोदभिद या भ्रूण कोश के विकास की विभिन्न अवस्थाएं कैसे परिवर्तित होती हैं। तो ये फिगर को आप लोग क्या करिएगा, एक बार जरूर बना लीजिएगा। तो अब आइए आगे देखते हैं। देखिए, सक्रिय गुरु बीजाणु परिवर्धन करके भ्रूण कोश या मादा युग्मकोदभिद में विकसित हो जाता है। इसका केंद्रक एक समसूत्री विभाजन द्वारा 2 संतति केंद्रक बनाता है। देखिए, सक्रिय जो गुरु बीजाणु होगा वो क्या करेगा, परिवर्धन करके भ्रूण कोश या फिर मादा युग्मकोदभिद में विकसित हो जाता है। इसका केंद्रक एक समसूत्री विभाजन द्वारा 2 संतति केंद्रक बनाता है। ये विपरीत ध्रुवों पर क्या हो जाते हैं, आ जाते हैं। 2 बार विभाजित होने पर प्रत्येक संतति केंद्रक से दोनों ध्रुवों पर 4 केंद्रक बन जाते हैं और इस प्रकार भ्रूण कोश में 8 केंद्रक हो जाते हैं। यही क्या थी, एक मादा युग्मकोदभिद या भ्रूण कोश के परिवर्धन की जो अवस्थाएं थी, तो भ्रूण कोश में कितनी केंद्रक बन जाती हैं, तो 8 बन जाती हैं। इसके बाद आइए मादा युग्मकोदभिद के क्या देखा जाए, प्रकार। तो देखिए, विकास क्रिया में भाग लेने वाले दीर्घ बीजाणु केंद्रक की संख्या के आधार पर मादा युग्मकोदभिद निम्न प्रकार के होते हैं। यानी क्या है, विकास क्रिया में भाग लेने वाले दीर्घ बीजाणु केंद्रक की संख्या के आधार पर युग्मकोदभिद क्या होते हैं, निम्न प्रकार के होते हैं। जिसमें पहला आता है कि इसमें दीर्घ बीजाणु मातृकोशिका से अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप बने 4 दीर्घ बीजाणुओं में से 3 क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं और केवल एक ही दीर्घ बीजाणु सक्रिय रहता है। इससे मादा युग्मकोदभिद विकसित होता है और ये भी 2 प्रकार के होते हैं। देखिए, ये भी क्या हो जाते हैं, 2 प्रकार के हो जाते हैं। जिसमें ए नंबर है क्या कि एक बीजाणु 8 केंद्रक किया, यानी एक बीजाणु होंगे तो उसमें क्या होंगे, 8 केंद्रक होंगे। यानी इसमें 8 केंद्रक तथा 7 कोशिकाएं होती हैं। देखिए, इसमें क्या होंगे, 8 केंद्रक और 7 कोशिकाएं होती हैं। इस भ्रूण कोश को पॉलीगोनम प्रकार का भी कहते हैं। यह अधिकांश
आवृत बीजी पौधों में पाया जाता है। यानी आवृत बीजी पौधों में क्या होते हैं, पाया जाता है। और आवृत बीजी पौधा किसे कहते हैं, तो जिस पर पुष्प जो होते हैं यानी फल बार बार लगते हैं उसी को क्या बोलते हैं, आवृत बीजी पौधे बोलते हैं। इसके बाद बी नंबर है, एक बीजाणुक 4 केंद्रकीय। इसमें केवल 4 केंद्रक होते हैं। इस प्रकार के दीर्घ बीजाणु को ओइनोथेरा भी कहते हैं। देखिए इसमें क्या होते हैं कि 4 केंद्रक होते हैं और इसे क्या बोलते हैं, ओइनोथेरा। इसके बाद आता है, ये तो पहले का 2 नंबर थे, अब दूसरा नंबर देखते हैं। द्विबीजाणु यानी क्या होंगे, 2 बीजाणु होंगे। इस प्रकार के मादा युग्मकोद्भिद के विकास में 2 दीर्घ बीजाणु केंद्रक भाग लेते हैं। इनमें 8 केंद्रक होते हैं। 2 दीर्घ बीजाणु जो होते हैं क्या लेते हैं, भाग लेते हैं। और इनमें क्या पाए जाते हैं, तो 8 केंद्रक होते हैं, जैसे में प्याज। और इसके बाद आता है चतुर्बीजाणुक यानी टेट्रास्पोरिक। इस प्रकार के मादा युग्मकोद्भिद के विकास में 4 दीर्घ बीजाणुओं के केंद्रक भाग लेते हैं। देखिए 4 दीर्घ बीजाणुओं के केंद्रक भाग लेते हैं। इसमें 8 अथवा 16 क्या होते हैं, केंद्रक पाए जाते हैं। इसमें होंगे कितने, तो 8 या अथवा 16 केंद्रक होते हैं। इस तरह से हमने क्या किया, आप लोगों को गुरु बीजाणु जनन या फिर मादा जो है हमने क्या किया, इसको पूरी तरह से बता दिया। देखिए बच्चा, हमने आप लोगों को स्त्री जननांग या फिर जयांग का जितना भी भाग था, क्या क्या उनमें परिवर्तन हो रहे थे, सबके बारे में हमने क्या किया है, आप लोगों को आज पूरा बता दिया। जैसे पिछले वीडियो में हमने आपको लघु बीजाणुधानी या फिर नर युग्मकोद्भिद के बारे में उसका पूरा बताया था। इसी तरह इसमें भी क्या किए हैं कि गुरु बीजाणुधानी या फिर मादा युग्मकोद्भिद के बारे में यानी जयांग के बारे में हमने पूरा बता दिया। अब जो है अगला जो भाग लेकर आएंगे हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।